वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। भैया आखिर ऐसा फ्रांस में क्या दिक्कत थी कि वो लड़ाई झगड़ा, वो जो रिवॉल्यूशन हुआ वो क्यों हुआ। चिल्ड्रन, सोशल साइंस में बच्चों को ये दिक्कत आती है, स्कूल में 3-3 4-4 पेज के आंसर करवा देते हैं, बच्चे को याद नहीं होता। आज तुम्हारी सारी टेंशन खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं समझाऊंगा तुम्हें इमेजेस से। देखो भैया, जो राजा था उस टाइम पे वो था लुइस 16। अब राजा को मौज कर रहे थे राजा अपने महल में, ठीक है। राजा को कोई परवाह नहीं थी कि जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको ढंग से खाने पीने को नहीं मिल रहा। तो सबसे एक प्रॉब्लम तो ये थी। पहली बात हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में? द किंग लुइस 16 वॉज एंजॉइंग लाइफ एंड डिड नॉट वरी अबाउट पुअर पीपल। जो राजा था भाई साहब वो तो मजे कर रहा था और उसे पुअर लोगों की कोई भी चिंता नहीं थी। मजा आ गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको तो लाइक दे देना यार आज। नेक्स्ट, दूसरा, चिल्ड्रन, वॉर चल रहा था अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, उसी में फ्रांस कूद पड़ता है। अब यार अगर वॉर होगा, अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो उसमें पैसा भी तो खर्च होगा। अब जो पैसा खर्च हो रहा था उसको बकाया करने के लिए लुइस 16 ने टैक्स बढ़ा दिया। भाई साहब देख रहे हो, टैक्स बढ़ा दिया कॉमन पर्सन पे, जिनका लड़ाई झगड़े से कुछ लेना देना, तो वो परेशान हो गए। तो दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या मिल गया? टैक्स वर रेज्ड। जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो पहला रीजन ये था, लुइस 16 अपनी खुद की लाइफ एंजॉय कर रहा था, गरीबों पे ध्यान नहीं दे रहा था। और दूसरा पॉइंट है टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तीसरा देखो, आपको पता होगा उस टाइम जो सोसाइटी थी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और, तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो थर्ड स्टेट वाले लोगों को जरूरत से ज्यादा परेशान करते थे। केवल थर्ड स्टेट वालों को ही टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो अब हम इसी बात को लिखेंगे। जो रिच पीपल थे, कौन थे रिच पीपल? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पीपल वर नॉट गिविंग एनी टैक्सेस। देख रहे हो भाई साहब, जो रिच आदमी है वो तो टैक्स दे नहीं रहा। द टैक्स वॉज ओनली कलेक्टेड फ्रॉम पुअर क्लास। तो ये तो सरासर गलत है भैया। भाई अगर अनिल अंबानी जो भारत के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी जो इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो ज्यादा टैक्स देंगे या आप और मैं ज्यादा टैक्स देंगे? तो ओबियस बात है जो ज्यादा कमाएगा उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन भाई साहब उल्टा ही हो रहा था। जो रिच लोग थे वो तो टैक्स दे नहीं रहे थे और गरीब आदमी जो थर्ड स्टेट के थे केवल उनसे टैक्स लिया जा रहा था। इसके बाद एक और पॉइंट है, जो मिडिल क्लास लोग थे ये थे तो थर्ड स्टेट के, लेकिन इन लोगों ने जब पढ़ाई लिखाई की, जब ये लोग थोड़ा पढ़ लिख गए तो इनको समझ आ गया कि भैया अब हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो इक्वलिटी की बात करे, एक ऐसा लॉ चाहते हैं जो फ्रीडम करे, ऐसा लॉ चाहते हैं जो जिसके सामने सब बराबर हैं। कोई ऐसा ना हो कि ये फर्स्ट स्टेट का, ये सेकंड स्टेट का या थर्ड। तो इन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया एक ऐसे सिस्टम के लिए जहां इक्वलिटी होगी। द मिडिल क्लास वॉज एजुकेटेड, देवर अगेंस्ट ऑफ मोनार्की रूल। रूल किसका चल रहा था? बस राजा का रूल चल रहा था, जो राजा ने कह दिया वही सही है। एंड डिमांडेड फॉर इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। तो बस ये 4 पॉइंट लिखाना और तुम्हारे फुल मार्क्स पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कौन से ग्रुप को फायदा हुआ? विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर। और किस ग्रुप को मजबूरन अपनी जो पावर है वो छोड़नी पड़ी? विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। और कौन लोग डिसअपॉइंटेड हुए? देखो इसका आंसर बच्चा भी बता देगा। भाई 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये जो थर्ड स्टेट का आदमी था ये तो परेशान था और भाई साहब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मजे मार रहे थे। तो रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? सब तीनों एक ही पैमाने पे आ गए, सब बराबर हो गए। तो अब आप बताओ खुश कौन हो गया होगा? भाई जो आदमी परेशान था पहले, अब उसको उसके राइट मिल गए तो वो खुश हो गया होगा ना? नहीं। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया। किसके लिए बेनिफिट रहा? जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको तो बेनिफिट हुआ। लेकिन भाई साहब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग ये रूठ गए, वे यार हमसे तो हमारे राइट्स, हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, क्योंकि अब इन लोगों को टैक्स भी देना पड़ा। अब ये लोग कोई सुपीरियर भी नहीं थे। तो देखो इसी बात को सिंपल वर्ड्स में लिख देंगे,
थर्ड स्टेट ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। देखो बस मैंने एक वर्ड ऐड किया है, थर्ड स्टेट, और पूरा का पूरा यहां से उठाया, ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। किसको फायदा हुआ? थर्ड स्टेट को। इसको फायदा हुआ बेचारे जिसके ऊपर ये जुल्म करते थे, थर्ड स्टेट वाले के ऊपर। मजा आ गया चिल्ड्रन? तो प्लीज लाइक दे देना। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है कि सर पहली बार जो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो बोरिंग लगते थे आज पहली बार समझ में आ रहे हैं, तो यार प्लीज एक लाइक दे देना, एक सब्सक्राइब दे देना। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। तो देखो बस थर्ड स्टेट लगाया और मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतार दिया। फिर इसमें ये पूछ रहा है विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, किन लोगों को मजबूर कर दिया गया अपनी पावर छोड़ने पे? इन लोगों को, जो सेकंड और थर्ड वाले थे, जो अपनी पावर का गलत फायदा उठाते थे, इन लोगों को इनकी ताकत से हटा दिया गया। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, बस इतना आपने जोड़ा है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रेलिंक्विश का मतलब है त्यागने के लिए, अपनी पावर छोड़ दो। अब ये पूछ रहा विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन होने से कौन डिसअपॉइंट हुआ था, सबसे ज्यादा निराश? भैया ये जो सेकंड और थर्ड वाले थे जो मजे कर रहे थे, ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। First and second state section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution because they had also come on the same level. अब ये भी मिडिल क्लास की तरह तीनों सेम लेवल में आ गए थे। अब कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ठीक है, सब बराबर थे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th and 19th and 20th centuries। अब ये कह रहा है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका फायदा पूरे संसार को हुआ, कैसे? 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। इसका आंसर मैं तुम्हें इस तरह से समझाऊंगा चिल्ड्रन। अब देखो जो बल्ब है उसका आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन। वो इंडिया के तो नहीं थे, लेकिन आज ना केवल भारत में बल्कि सारे देशों में हर जगह लाइट जलती है नहीं जलती? तो यानी आविष्कार करे कहीं और हो, लेकिन उसका फायदा पूरा देश उठा रहा है, पूरे सारे देश उठा रहे हैं। ऐसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने सबसे पहले इक्वालिटी की बात की कि भैया एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां हर कोई बराबर हो। अगर किसी ने कोई जुल्म वो किया है, पाप किया है, किसी ने कोई गलत काम किया है, तो सबके लिए सजा होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही एक नेशनलिज्म होती है, अपने देश से प्यार, अपनी कल्चर से प्यार, ये जो फीलिंग है ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाया और इसी चीज को ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों ने अडॉप्ट किया। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही ये आइडिया आया कि हर कोई फ्री होना चाहिए, जिसका जो मन करे वो करने के लिए फ्री होना चाहिए, और इस बात का फायदा सारे कंट्रीज को हुआ। देखो it was because of French Revolution only that people not only in France but other countries also started to understand the meaning of equality। भाई साहब ये केवल फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही थी जिससे न केवल फ्रांस के लोगों को फायदा हुआ, बल्कि जो दूसरे लोग भी थे दूसरे कंट्रीज के, उन्होंने भी इक्वालिटी का मतलब समझा। उनको भी समझ में आया कि भाई साहब हमारे राजा महाराजा हम पे जो जुल्म कर रहे हैं वो गलत है, हम भी किसी से कम नहीं है। दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट्स, और सब लोगों ने, चाहे जो दूसरे कंट्री के थे, उन्होंने भी अपने राइट्स, अपने अधिकारों को मांगना शुरू कर दिया। It was because of French Revolution only that people felt a feeling of love and honor for their land, soil, culture and nation। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही ये एक असर था कि लोगों को अपने देश से, अपने कल्चर से, अपनी जमीन से प्यार हुआ, है ना, जिसको हम नेशनलिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे whose origins could be traced to the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये कह रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो चीजें हुई थी, जो अधिकार हमें मिले हैं आज की डेट में भी, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, वो कौन कौन से? जैसे राइट टू इक्वालिटी। अब देखो सलमान खान कोई लॉ तोड़े या हम तोड़े, दोनों गवर्नमेंट के आगे, दोनों अदालत के सामने बराबर है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का अधिकार है। राइट टू लाइफ, सबको लाइफ जीने का अधिकार है, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, सबको वोट देने का अधिकार है। राइट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, आपका मन कर रहा है हिंदी बोलने का हिंदी बोल सकते हो, इंग्लिश बोलने का इंग्लिश, है ना, जो लैंग्वेज आप बोलना चाहो। राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, जो धर्म आपको अच्छा लगे हम उस धर्म को अडॉप्ट कर सकते, मतलब हमारे ऊपर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। तो ये सब हम इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि इसकी नींव रखी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। चिल्ड्रन, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
englishbaba.eb, वहां पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सर हमारे आपके अपडेट्स हमारे मोबाइल फोन पे भी आए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, would you agree with the view that the message of universal right was the beset with contradiction? Explain. क्या आप इस पॉइंट से अग्री करते हो कि जो भैया यूनिवर्सल राइट की जो बात करी गई थी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी? मतलब बात तो करी कि सबको अधिकार मिलेंगे, सब खुश रहेंगे, ये रहेंगे, लेकिन सबको अधिकार मिले नहीं। एक्सप्लेन करना है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले इमेज से समझो। भैया जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया ना तो इन्होंने बहुत चौड़े में आके बात की, सबको लिबर्टी मिलेगी, सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी जो विमेन थी यानी कि जो औरतें थी उनको उनके राइट्स नहीं दिए गए। ठीक है, यहां तक कि उनको इग्नोर भी किया गया। तो यानी कि हम यहाँ पे यही वाली बात लिखेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें सबके जो राइट्स थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म में दिए गए। देखो आंसर यस, देखो बस हमने यस जोड़ा और उसके बाद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास के साथ। बिकॉज द राइट्स वर गिवन ओनली इन टू द मेल्स इन द सोसाइटी, क्योंकि भैया जो आदमी लोग थे उनको तो दे दिए उनके अधिकार। द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव एनी राइट्स टू वुमेन, और औरतों को भाई साहब उनके अधिकार दिए नहीं। तो ये तो कोई इक्वालिटी नहीं है। अरे अगर बराबरी का अधिकार दे रहे हो तो सबको दो ना, आदमियों को दे रहे हो तो औरतों को भी दो। इनफैक्ट इनिशियली द विमेन वर इग्नोर्ड कंप्लीटली, यहां तक कि उस टाइम पे औरतों को इनिशियल में स्टार्टिंग में तो पूरी तरह से इग्नोर ही किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन जो कि ये भाई साहब हैं, ये सत्ता में कैसे आए? अब देखो, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है तो लुई 16 मर गए, फिर जो दूसरे राजा वाजा जो भी आए, मतलब जब वो खत्म हो गए उसके बाद एक डायरेक्टरी बनाएगी। अब डायरेक्टरी के जो मेंबर थे ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो मतलब फ्रांस के अंदर कोई सिस्टम नहीं बन रहा था और कोई भी स्टेबल सिस्टम नहीं आ रहा था। तो जब अपने ही देश के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो उसका फायदा तो कोई तीसरा ले जाएगा। तो तभी भाई साहब नेपोलियन पावर में आ जाते हैं और पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो अभी इस बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग देयर वॉज नो किंग, कोई राजा ही नहीं था, नो गवर्निंग बॉडी भी नहीं थी, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी फ्रांस में। द पीपल हु वर इन पावर हैड क्लैशेस अमंग देमसेल्व्स, अभी हमने देखा भैया जो लोग थोड़ा बहुत पावर में थे वो खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट एंटायर सिस्टम कोलैप्स्ड, तो पूरी तरह से जो पूरा सिस्टम है बिखर गया। दिस गेव नेपोलियन अ चांस टू राइज एज अ मिलिट्री रूलर इन फ्रांस। अब फ्रांस, नेपोलियन के पास पावर थी और उसको एक बढ़िया चांस मिल गया अपना सत्ता जमाने का फ्रांस में। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कितने बच्चे मुझे कमेंट में राइट आंसर देंगे। द किंग ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज लुइस डैश। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो किंग था वो कौन था? लुइस 15 था, 16 था, 17 था या 18 था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्त, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज यार एक लाइक दे देना, एक सब्सक्राइब दे देना। मिलते हैं अगले